हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, हम ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपका अध्याय 15 आपको करा रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये इग्नू का ये है क्वेश्चन पेपर जिसे हम करा रहे हैं। पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें। ये आपका कोड है इसका BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, ये दोनों कोड सेम है, आप इनमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों ही कोड हिंदी भाषा और इतिहास के ही हैं। ठीक है, ये एक पुराना और एक नया ऐसे करके कुछ है। ठीक है, इग्नू ने कई कोडों को चेंज किया है नए और पुराने के साथ। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिलेगा तो आपको ये दोनों कोड क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, और ये जो हिंदी वाला आपका है ये 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अच्छे से तैयारी करिए इसकी, और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। एग्जाम से पहले मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगी। आपने अगर अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है इग्नू का तो आप भर लीजिए। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन से फिल कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे भरना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डाल दिया है। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए थे, आज 4th क्वेश्चन से हम करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका समान या समाज। ठीक है, समान या समाज या जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्तियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला है समान व्यवहार की प्रयुक्ति। ठीक है, पहला है समान व्यवहार की प्रयुक्ति। दूसरा हो सकता है साहित्यिक प्रयुक्ति। ठीक है, दूसरी हो सकती है इसमें साहित्यिक प्रयुक्ति। नेक्स्ट है वाणिज्य व्यापार की युक्ति। ठीक है, वाणिज्य या व्यापार की युक्ति। नेक्स्ट है बैंक से संबंधित प्रयुक्ति। ठीक है, बैंक से संबंधित प्रयुक्त हो सकते हैं या फिर प्रशासनिक प्रयुक्त। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रयुक्त। विविध प्रयुक्त। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। विविध प्रयुक्त, वैज्ञानिक प्रयुक्त। नेक्स्ट क्या है? वैज्ञानिक प्रयुक्त। मीडिया तथा पत्रकारिता से संबंधित प्रयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मीडिया और पत्रकारिता से संबंधित प्रयुक्त। लास्ट इसका है विज्ञापन प्रयुक्त। ठीक है, विज्ञापन प्रयुक्त हो सकती है। ये सारे पॉइंट आप इसके याद कर लीजिएगा। तो विज्ञापनी प्रयुक्त इसका लास्ट पॉइंट है। इन प्रयुक्तियों के अलावा भी और तरह की प्रयुक्तियां आवश्यकता अनुसार विकसित हो सकती हैं। ठीक है, जितनी प्रयुक्तियां आपको ऊपर बताई गई हैं इनके अलावा आवश्यकता पड़ने पर इसके अलावा भी प्रयुक्तियां हम डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं या विकसित हो सकती हैं। जैसे नए नए क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि नए नए क्षेत्रों में जो भाषा का प्रयोग है वो क्या है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे भाषा में उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्तियां विकसित होती जा रही हैं। ठीक है, उसी तरह से उन क्षेत्रों में भी उन क्षेत्रों के अनुसार प्रयुक्तियां क्या हैं? विकसित होती जा रही हैं। इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक है, इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप जो है वो निर्धारित होता है। इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप निर्धारित होता है। यदि किसी समाज का विकास किन्हीं अन्य क्षेत्रों में होता है, ठीक है, अगर किसी समाज का विकास किसी दूसरे क्षेत्र में होता है तो उससे संबंधित भाषा की नई प्रयुक्तियां भी स्वतः विकसित होती हैं। इससे क्या होता है? इनकी नई प्रयुक्तियां भी स्वतः विकसित होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th, प्रयोजन मूलक हिंदी की
विविध रूप की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब प्रयोजन मूलक हिंदी की आपकी विविध रूपों की इसमें चर्चा पूछी गई है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों और उनके व्यवहार क्षेत्र का सौहार्द्रण उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपसे इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी विविध आपसे के रूप पूछे जा सकते हैं या विभिन्न प्रयुक्तियों और उनके व्यवहार क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर इसका यही लिखना है। उत्तर है इसका हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों और उनके व्यवहार क्षेत्र का सौहार्द्रण वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, सौहार्द्रण जो विवरण है इसका ये इस प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, आप हेडिंग जरूर याद करिए। ठीक है, हेडिंग आप अच्छे से डालिए, उसके बाद में आपको जो भी याद रह जाता है उसे आप लिखिए। और आप ये ध्यान रखिए आप कोई क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। ठीक है, आप ये मान के एग्जाम में जाइए कि भले ही आपको नहीं आ रहा है, आप अपने माइंड से कुछ भी वहां लिखिए, थोड़ा बहुत आप लिख कर आइए, पर उसको छोड़िए मत। अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे इसी आपको। ठीक है, प्रशासनिक हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी भाषा से है। ठीक है, प्रशासनिक हिंदी जो है, प्रशासनिक हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी भाषा से है। कार्यालयों के दैनिक कामकाज में इस्तेमाल होने के कारण इसे कार्यालयीय हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, कार्यालयों के जो दैनिक कामकाज है, डेली के कामकाज है, उसमें यूज होने के कारण इसे कार्यालयिक हिंदी भी कहा जाता है। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग आजादी के बाद की घटना है। ठीक है, जो सरकारी हमारे हैं, सरकारी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में, ठीक है, सरकारी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के जो कार्यालय हैं उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग आजादी के बाद की ये घटना है। आजादी से पहले अंग्रेजी राजभाषा थी। ठीक है, इससे पहले आप ये पॉइंट याद रखें कि आजादी से पहले जो राजभाषा थी वो क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, आजादी से पहले राजभाषा अंग्रेजी हुआ करती थी। अंग्रेजी से पहले मुगल काल की में फारसी राजभाषा थी। ठीक है, अगर अंग्रेजी से पहले की बात करें तो राजभाषा क्या थी? फारसी हुआ करती थी। ठीक है, अंग्रेजी से पहले मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत के विषय में 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाधीन देश में सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषा में होना चाहिए। ठीक है, संविधान ने क्या निर्णय लिया 14 सितंबर 1949 को? ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान ने ये निर्णय लिया कि जो हमारे देश की भाषा क्या होनी चाहिए? हमारे देश की अपनी भाषा होनी चाहिए सरकारी कामकाज के लिए। ठीक है, इन्होंने निर्णय लिया, संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाधीन देश में सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषा में होना चाहिए। और देश की अपनी भाषा कौन सी है? हिंदी है। और परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, इसे संघ सरकार की राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी भाषी राज्यों में भी यह राज्य सरकार की राजभाषा बन गई। ठीक है, जितने भी हिंदी भाषी राज्य थे वहां भी राज्य सरकार की राजभाषा हिंदी बन गई। इस तरह हिंदी भाषा को नए दायित्व सौंपे गए। ठीक है, इसी तरह जो हिंदी भाषा हमारी है इसे नए दायित्व से सौंप दिए गए। इन नए दायित्वों के अनुसार शब्दावली और भाषाई मुहावरों का विकास हिंदी में होने पर कार्यालय हिंदी की प्रयुक्त विकसित हुई। ठीक है, इनसे क्या हुआ? इन दायित्वों के अनुसार ही जो शब्दावली और भाषाई मुहावरे जो थे, ठीक है, शब्दावली और भाषाई मुहावरों का विकास हिंदी में होने पर कार्यालय हिंदी की प्रयुक्ति विकसित हुई।
ठीक है, कार्यालय हिंदी की प्रयुक्ति विकसित हुई। इस प्रयुक्ति के विकास में पिछली राजभाषाओं ने प्रभावपूर्ण भूमिका अदा की। जो उससे पहले की राजभाषाएं थी उन्होंने भी अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाई। इसका कारण यह था कि आजादी के बाद सरकारी कार्यालयों में कामकाज की वही पद्धति अपनाई गई। आजादी के बाद भी जो सरकारी कार्यालय थे उनमें भी वही पद्धति अपनाई गई जो अंग्रेजी शासन काल में, ठीक है, जो कि अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही थी। किस पद्धति को अपनाया गया? जो पद्धति अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही थी। पुरानी पद्धति को हिंदी भाषा के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अनुवाद की व्यापक मात्रा में जरूरत हुई। ठीक है, तो जो पुरानी पद्धति अभी तक चली आ रही थी उसमें कार्यान्वित करने के लिए अनुवाद के व्यापक मात्रा में जरूरत इसके लिए हुई। संपूर्ण कार्यविधि साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध कराना था। ठीक है, जितना भी, क्योंकि पहले से अंग्रेजी चली आ रही थी, एकदम से अंग्रेजी को हटाना संभव नहीं था। ठीक है, तो जो संपूर्ण कार्यविधि थी, पूरी जो कार्यविधि थी, इसका साहित्य था, उसे अंग्रेजी में उपलब्ध कराना था। इसे हिंदी में अनुदित कराने की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसे हिंदी में अनुदित कराने की भी व्यवस्था उस टाइम की गई। इसके लिए हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली को तैयार किया गया। अनुवाद कार्य आरंभ किया गया। ठीक है, क्योंकि सारी चीज अंग्रेजी में थी तो इसके लिए अनुवाद कार्य करके इसकी शब्दावली को हिंदी में तैयार किया गया। इस तरह कार्यालय हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी है। ठीक है, इसीलिए कार्यालय में जो भी विकास की, हिंदी के विकास की, अनुवाद की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी इसकी भूमिका है। जहां तक कार्यालय हिंदी के स्वरूप का प्रश्न है, इसकी पहली शर्त है सरलता। ठीक है, इसकी पहली शर्त क्या है? सरलता, स्पष्टता। ठीक है, ये सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सुबोध गम्य होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें सुबोध गम्यता होनी चाहिए। इस भाषा का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी भाषा का इस्तेमाल जो है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह उनको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये समझ में आनी चाहिए जिसके लिए प्रशासन किया जा रहा है। ठीक है, ये भाषा समझ में आनी चाहिए जिसके लिए कि प्रशासन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कोई आवेदन पत्र जिन व्यक्तियों को भरना है, ठीक है, जैसे आपने आवेदन पत्र देखे होंगे, जिन्हें अगर किसी को भरना है आवेदन पत्र, उन्हें इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जो आवेदन पत्र भरने के लिए आपको मिलता है उसकी भाषा यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो आप उसे कैसे भरेंगे? तो आपको वो भाषा समझ में आनी चाहिए। इसी तरह यदि कोई सूचना जारी की गई है तो वह संबंधित लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई अगर नोटिफिकेशन, कोई सूचना जारी की गई है, वो भी जिससे रिलेटेड है उन्हें समझ में आनी चाहिए। कार्यालय की भाषा औपचारिक भाषा होती है। ठीक है, कार्यालय की भाषा कैसी भाषा होती है? ये औपचारिक भाषा होती है। विज्ञान की भाषा भी औपचारिक होती है, और जो विज्ञान की भाषा है वो भी कैसी होती है? वो भी औपचारिक होती है। लेकिन दोनों में औपचारिकता में अंतर होता है। लेकिन ये दोनों ही भाषाओं की जो औपचारिकता है इसमें काफी अंतर होता है। कार्यालय की भाषा में आत्मनिष्ठता, ठीक है, जो कार्यालय की भाषा है इसमें आत्मनिष्ठता नहीं होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे, कार्यालय की भाषा में आत्मनिष्ठता नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम पर आधारित औपचारिकता भी होती है। ठीक है, साथ ही जो ये भाषा है इसमें अधिकारी तंत्र, ठीक है, अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम पर आधारित औपचारिकता भी देखने को मिलती है।
उच्चतर अधिकारी अथवा जो उच्चतर अधिकारी होते हैं, उच्चतर अधिकारी अथवा अधीनस्थ अधिकारी से खास तरह की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। इसके साथ ही परिभाषा शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो नीचे जिससे आपको बताया गया, यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आप इस भारत सरकार को संबोधित कर रहे हैं, आप जिसे भी लिख रहे हैं, ठीक है, उसका आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, जैसे कि कोई सूचना शिक्षा विभाग से जारी की गई हो, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कोई सूचना जारी की गई हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे शास्त्रीय नगर, शास्त्रीय भवन, नई दिल्ली। डेट डालेंगे, यहाँ पे जो भी डेट होगी उसे आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे संबोधित करेंगे सेवा में सचिव, जिसके लिए लिख रहे हैं सेवा में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, वहाँ का पिन कोड नंबर। फिर आप इससे रिलेटेड जो भी विषय है, विषय को ऐड करेंगे। द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की पदस्थ नियुक्ति। ठीक है, इस तरह से आप इसका हेडिंग डाल। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति। फिर आप लिखेंगे महोदय। ठीक है, ऊपर दिए गए विषय पर इसी मंत्रालय के समसंख्यक पत्र, तारीख, डेट आप ऐड करेंगे। डेट 18 मई 2013 के बारे में मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है। ठीक है, अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के बारे में आयोग की सहमति, ठीक है, आयोग की सहमति शीघ्र भेजने की कृपा करें। फिर यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे महोदय, जो भी नाम है वो नाम आप लिखेंगे, श्री बालचंद्रन। ठीक है, अवर सचिव, जो भी आपका पद है वो लिखेंगे, भारत सरकार। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं किसी भी पत्र को। ठीक है, पत्र एक आएगा आपको हिंदी में लिखने के लिए, इसलिए आप पत्र को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और एक आप 2-4 पत्र याद कर लेंगे। इस बुक में अभी कई सारे पत्र आएंगे। ठीक है, इनको आप 2-4 को याद कर लेंगे, फिर तो आपसे खुद ही बनने लगेंगे। अगर इससे कुछ अलग से भी आएगा तो आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी। ठीक है, हिंदी के बारे में अब वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी के बारे में पूछा गया है। तो वाणिज्य और व्यापार का संबंध समाज के विभिन्न वर्गों से होता है। ठीक है, जो वाणिज्य है, वाणिज्य और व्यापार का संबंध समाज के अलग अलग वर्गों से होता है। जो लोग वाणिज्य तथा व्यापार के कार्य में लगे होते हैं उनकी भाषा की विशिष्ट शब्दावली और मुहावरा होता है। ठीक है, उनकी भाषा की एक अलग अपनी शैली होती है और मुहावरा होता है। वे लोग अपने कार्यकाल में तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, वो अपने कार्यकाल में तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं। आम आदमी का भी इस भाषा से कहीं ना कहीं वास्ता रहता है। ठीक है, जो आम व्यक्ति है उसका भी इस भाषा से कहीं ना कहीं वास्ता रहता है, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जो वाणिज्य और व्यापार है ये जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है। हम कोई चीज खरीदेंगे तो कैश मेमो लेंगे। ठीक है, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम कैश देंगे। ठीक है, कैश मेमो में लेंगे। किसी चीज के लिए पैसे का भुगतान करेंगे तो उसकी रसीद लेंगे। ठीक है, अगर हम किसी चीज के लिए पैसे का भुगतान करते हैं तो हमें रसीद लेनी होती है। पूंजी निवेश,
करेंगे उसका हिसाब किताब रखेंगे। अगर हम कोई पूंजी को निवेश करते हैं तो उसका हिसाब किताब रखेंगे। इस प्रकार कहीं ना कहीं इस भाषा से सभी का वास्ता पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से इस भाषा से सभी का कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है। इसी तरह बैंक में खाता रखने की आवश्यकता सभी को होती है। ठीक है, बैंक में खाता रखने की आवश्यकता भी सभी को होती है। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार किसी भाषा विशेष के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ठीक है, जो व्यापार और वाणिज्य है इसका जो वास्तविक नाता है वो किसी खास विशेष क्षेत्र से या इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भाषा से ही इसका संबंध नहीं है। तो आप कह सकते हैं वाव्यापार और वाणिज्य का विस्तार किसी भाषा विशेष के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतरराज्यीय है। ठीक है, ये अंतरराज्यीय है और अंतरप्रीतीय और अंतरराष्ट्रीय होता है। हिंदी भारतीय समाज में व्यापार वाणिज्य की भाषा बहुत समय से रही है। ठीक है, जो हिंदी भाषा है ये भारत के समाज के लिए व्यापार और वाणिज्य की भाषा बहुत ही समय से रही है। संपर्क भाषा के रूप में इसके देशव्यापी वाणिज्य और व्यापार को सुलभ बनाया है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में विकसित शब्दावली और मुहावरे हिंदी की बोलियों में खूब प्रचलित हैं। ठीक है, ये इसी कारण कि हिंदी के जो मुहावरे वगैरह हैं बोलियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और आज भी ये काफ़ी हद तक अपने परंपरागत रूप में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी के प्रसार और अंतरराज्यीय वाणिज्य व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में अंग्रेजी शब्दावली का भी भरपूर समावेश हुआ है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी का भी समावेश पूरी तरह से है, क्योंकि अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो इसका अंग्रेजी का भी प्रचार प्रसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जो वाणिज्य है इसमें काफ़ी ज़्यादा रहा है। उदाहरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कई लोग व्यवसायिक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे उद्यमी होते हैं जो कि व्यवसायिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोग या पक्ष निम्नलिखित हैं। इन लोगों का पक्ष क्या है? जैसे मालिक, प्रबंधक, ऋणदाता, लेनदार, संभावित निवेशकर्ता, कर प्राधिकरण, ठीक है, कर प्राधिकारी, कर्मचारी आदि। इन लोगों को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है उसके आधार पर वे उद्यम के संबंध में निर्णय लेते हैं। ठीक है, यह सूचना उन्हें साधारणतः वार्षिक रिपोर्ट के रूप में दी जाती है। ठीक है, ये उन्हें कैसे मिलती है? वार्षिक रिपोर्ट के रूप में मिलती है। इसे वित्तीय रिपोर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वित्तीय रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे शब्द को, इसे वित्तीय रिपोर्ट कहा जाता है। वित्तीय रिपोर्ट में केवल वित्तीय विवरण ही शामिल नहीं होते। ठीक है, वित्तीय रिपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ वित्तीय विवरण ही शामिल होंगे, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी जाती हैं। इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी होती हैं, जैसे कि व्यवसाय के संबंध में प्रबंधकों की भावी योजनाएं तथा अपेक्षाएं क्या हैं। ठीक है, इनकी जिन्होंने निवेश किया, जो व्यवसाय के संबंध में जो प्रबंधक हैं इनकी भावी योजनाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, इस तरह की चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। व्यापार शब्द का अर्थ खरीदना और बेचना। ठीक है, व्यापार शब्द का अर्थ क्या है? खरीदना और बेचना। इसलिए खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में बिचौलिया का काम करता है। ठीक है, जो व्यापारी है वो व्यापार थोक भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि व्यापार थोक भी हो सकता है और व्यापार फुटकर में भी
हो सकता है। थोक व्यापारी उत्पादकों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, ठीक है। जो थोक व्यापारी होते हैं वो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और उसे फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं, ठीक है। और उसे जो फुटकर व्यापारी होते हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं। यह ऋणदाता, लेनदार, निवेशकर्ता, लाभ हानि लेखा, तुलन पत्र, बिचौलिया, थोक, फुटकर, वित्तीय रिपोर्ट आदि शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में परंपरागत शब्दावली के लेनदार, बिचौलिए, थोक, फुटकर के साथ ही ऋणदाता, निवेशकर्ता, उपभोक्ता, तुलन पत्र जैसे शब्द हैं, ठीक है, जो इस क्षेत्र के अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। इस क्षेत्र में अंग्रेजी की काफी शब्दावली है, ठीक है। इस क्षेत्र में अंग्रेजी के काफी शब्द यूज किए गए हैं, जैसे कि ग्राहकी, ठीक है। शब्दावली में भी ग्राहकी की गई है, जिसका हम समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि शेयर, ठीक है। शेयर शब्द आपने सुना होगा। रिकॉर्ड इंग्लिश शब्द है, ठीक है। शेयर, रिकॉर्ड, कैश, ठीक है, आदि ऐसे शब्द हैं जिनके उदाहरण यहाँ नीचे और दिए गए हैं। शेयर मार्केट के, शेयर बाजार में 3 दिनों की तेजी थकी, ठीक है। 3 दिनों में क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे कुछ शेयर मार्केट का दिया गया है, जैसे मुंबई यहाँ 2013 का दिया गया है। 21 नवंबर 2013 को घरेलू शेयर बाजार में 3 दिनों से जारी तेजी बुधवार को थम गई, ठीक है। 3 दिन तेजी बाजार में तेजी रही, फिर बुधवार की थम गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सेंसेक्स 256 अंक टूटा, ठीक है। इस तरह से आपने अगर वो पेपर पढ़ा होगा, पेपर में एक पेज होता है पूरा वेबसाइट के बारे में, उसमें इस तरह दिया होता है। पिछले 3 दिनों में 696.42 अंक की बढ़ोतरी हासिल करने वाला सेंसेक्स 256 अंक नीचे आकर 20635 अंक पर बंद हुआ, ठीक है। कारोबार के दौरान यह दिन के निचले स्तर 20579 और 94 अंक पर आ गया था। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 90 अंक पर गिरावट के साथ 6123 अंक पर बंद हुआ, ठीक है। इस तरह से ये हम लिख सकते हैं, बिजनेस का ब्यूरो है। प्रस्तुत उदाहरण में तेजी, थम और बढ़ता, यहाँ पे क्या क्या शब्दों का यूज किया गया है, तेजी, थम, बढ़ता, गिरावट, इतिहास शब्दों का जो ये शब्द यूज किए गए हैं, व्यापार क्षेत्र में यूज होते हैं ये शब्द, ठीक है। व्यापार क्षेत्र में पारंपरिक शब्दावली से आए हैं ये इस तरह के शब्द। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, ठीक है। अब हम वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी की अगर बात करते हैं तो वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का व्यवहार क्षेत्र शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग अथवा कार्यान्वयन का क्षेत्र है। विज्ञान, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अंग्रेजी के व्यापक प्रयोग के बावजूद हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है। जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लेने वालों में बड़ी तादाद में यह वर्ग भी है, ठीक है। इसी के साथ जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाने वालों में बड़ी तादाद में यह वर्ग भी है, जो हिंदी के माध्यम से ही संप्रेषण करता है, ठीक है। जो हिंदी के माध्यम से ही संप्रेषण करता है। इन्हीं वर्गों की जरूरतों के लिए इस क्षेत्र में हिंदी का विकास हुआ है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन की परंपरा प्राचीन काल में तो काफी विकसित थी, ठीक है। भारत में जो वैज्ञानिक और अनुसंधान की परंपरा है वो
प्राचीन काल में बहुत ज्यादा थी, किंतु मध्यकाल में इससे कोई नया विकास नहीं हुआ है। ठीक है, मध्यकाल में कोई नया विकास नहीं हुआ है। फलतः संस्कृत भाषा में तो विज्ञान संबंधी लेखन हुआ था। ठीक है, अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें विज्ञान संबंधी लेखन हुआ था, किंतु हिंदी में इसकी वैसी परंपरा नहीं रही है। आधुनिक युग में आकार पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचय के बाद हिंदी में जो वैज्ञानिक लेखन है, ठीक है, हिंदी में वैज्ञानिक लेखन शुरू हुआ है। परिणाम स्वरूप हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली को ग्रहण किया गया है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि ऐसे ही शब्द हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे कि रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है किसी रासायनिक पदार्थ की उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक ही रहती है। उदाहरण के लिए पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, पानी हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जो 1:8 के अनुपात में संयुक्त होता है। ठीक है, ये 1:8 के अनुपात में क्या होता है? संयुक्त होता है। पानी का अणु बनाने के लिए भार के अनुसार 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन संयुक्त होता है। यह स्थिति रासायनिक संरचना का नियम कहलाती है। ठीक है, ये जो स्थिति है वो रासायनिक संरचना का नियम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बढ़ती है। ठीक है, जो ऊष्मा होती है वो अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बढ़ती है। वह ऊष्मा की गति का दूसरा नियम है। ठीक है, यह ऊष्मा की गति का दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है, ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो आप इसका एक और वीडियो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 4th पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 अध्याय जो आपका है, इसके आपको 3 वीडियो बने हैं। ठीक है, एक मैं पहले डाल चुकी हूँ, ये दूसरा है और इसका ये काफी बड़ा है, इसलिए एक और वीडियो बने, क्योंकि ये काफी बड़ा हो रहा है, फिर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखने में परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो ये 30 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा ताकि आपको ये परेशानी ना हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।